बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. I begin with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. This is class 7 and this is the last video class of final term of first semester. So 5 chapters are included in your content. Chapter number 1, 6, 9, 10 and 11. So we will review all these chapters one by one. So first move the chapter number 1. The name of the chapter is the direct proportion, direct and inverse proportion. So first, what is the proportion? Proportion is the type of the ratio. Ratio means to compare the two quantities or a relation between the two different quantities. Let's suppose there are the 20 girls in your class and 15 boys. So girls and boys. एक क्लास में आपके पास ये गर्ल्स हैं और बॉयज़, ठीक है। ये आपके पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हो गई। सपोज एक क्लास में आपके पास गर्ल्स के लिए 20 सीट्स हैं और उसी क्लास में बॉयज़ के लिए 15 है, तो यानी ये एक रेशियो हो गया 20 पे 15। दिस इज द रेशियो, यानी आप कंपेयर कर रहे हो दो क्वांटिटीज़ को, यानी ये 20 पे इतने 15 होनी चाहिए, बॉयज़ की सीट इतनी होनी चाहिए। तो यहीं से हमारे बाकी अपनी रेशियोज़ को इंक्रीज या डिक्रीज इसी रेट पे आप अगर करना चाहो तो ये रेशियो कहलाते हैं। यानी अगर मैं और अगर 20 मज़ीद 40 गर्ल्स कर लूँ तो फिर 40 गर्ल्स पे बॉयज़ की सीट कितनी होनी चाहिए, तो ये कंपेयर किया जाता है, इसे कहा जाता है रेशियो। सो रेशियो प्रोपोर्शन टाइप है रेशियो की, ठीक है। अब प्रोपोर्शन में क्या होता है हमारे पास, जब हम दो रेशियो को कंपेयर कर ले, कंपेयर बिटवीन द टू रेशियोज, जैसे ये एक रेशियो है इसी को कंपेयर कर लो, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। दो रेशियोज को कंपेयर करना रेशियो कहलाता है। लेट्स सपोज 10 मैन आर कंप्लीटिंग देयर टास्क इन 1 आवर। आपके पास 10% है, लेट्स सपोज 10% है, ठीक है, जो कि अपना एक काम कंप्लीट कर रहे हैं 10%, अपना टाइम ले रहे हैं उसे कंप्लीट करने में 1 आवर। ये एक रेशियो हो गया, 10% पे 1 आवर लग रहा है। सो लेट्स सपोज इफ द नंबर ऑफ मैन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20, अगर मैं इंक्रीज कर दूं, सो हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा। जब 10 पे 1 आ रहा है तो अब नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो गए, सो अब आप आंसर कहाँ से दोगे, जब 10 पे 1 आवर लग रहा है, ये एक रेशियो है, तो आप इसी से कंपेयर करोगे सेकंड रेशियो को और आंसर बता सकते हो कितना आवर लगेंगे, 1.5 आवर्स लगेंगे उनको काम कंप्लीट करने में। सो ये आपने क्या किया, दो रेशियो को कंपेयर किया। अब आप अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, आप इसी से कंपेयर करके अपने उसका आंसर दे सकते हो। तो ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। यानी दो रेशियोज को कंपेयर करना, जैसे ये एक रेशियो, इसी को मैंने कंपेयर किया, इससे आंसर लेके आ गए, दिस इज द प्रोपोर्शन। So there are the two types of the proportion. The number one is the direct proportion and second is the inverse proportion. So first, what is the direct proportion? Direct proportion means compare between the two ratios, but the relation between the two quantities in the given ratio is direct relation. Direct relation means first quantity is increased, the second will also be increased, or the first quantity is decreased, the second will also be decreased. Let's suppose x and y are the two different quantities and x and y are different quantities.
ठीक है, एंड द रिलेशन बिटवीन द x एंड y इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. So now we will write in the mathematical form x is directly proportional to y. So x, ये आपके पास x एंड y क्या है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज है. x is directly proportional to y means x इंक्रीज होगा y भी खुद ब खुद इंक्रीज होगा. x डिक्रीज होगा तो y भी खुद ब खुद डिक्रीज होगा. सो दिस इज द प्रोपोर्शन साइन. इट इज यूज्ड टू शो हाउ द क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी दोनों ही क्वांटिटीज के बीच में कौन सा रिलेशन हो रहा है, ये साइन मुझे वो बताता है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द प्रोपोर्शन साइन, आपने क्या करना है, प्रोपोर्शन साइन को आप इसे मैथमेटिकल किस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे. हमारे पास एक रूल है अबाउट द प्रोपोर्शन साइन. व्हेन दिस साइन वी रिप्लेस द बाय द इक्वल साइन इन कांस्टेंट नंबर के. मेरे पास एक वो कांस्टेंट नंबर होगा जो मुझे x एंड y के बीच की रेटिंग को बताएगा, यानी मुझे ये बताएगा, ये वो नंबर होगा जिससे मुझे पता चलेगा कि जो x अगर इंक्रीज होगा तो y वो किस रेट पे उसको इंक्रीज होना चाहिए, या अगर x डिक्रीज होता है तो y का क्या रेट होना चाहिए जिस रेट पे वो डिक्रीज होगा. जैसे कि अगर आपने यहाँ पे अगर आपने देखा था 10 पे 1 आवर लग रहा है, तो आपको कैसे पता चला हाफ आवर का डिस्टेंस होगा, आपके पास वो रेट के क्या है, यहाँ पे आपको वो के पता है, मौजूद है वो के, वो ही नंबर, यानी आपने डिक्रीज जब हाफ आवर किया तो आपको कैसे पता चला 10 पे 1 आवर लग रहा है. सो यकीन से जाहिर सी बात है यही होगा कि जब 20 मैन होंगे तो अब जब 10 पे हाफ है, नंबर ऑफ मैन जैसे इंक्रीज हुए, काम करने वाले वर्कर्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो अब टाइम कम हो जाएगा. तो अब कितना कम होगा, 10 पे 1 आवर लग रहा है, इंक्रीज डबल हुए तो वो हाफ आवर हो जाएंगे. तो ये रेटिंग है जो मुझे ये के से पता चलेगा कि वो नंबर होगा. यहाँ पे के असल में हिडन है यहाँ पे, यानी 1 आवर लग रहा है आपको, जिससे ही आपने कैलकुलेशन करी. या मैं अगर अब सपोज लेट सपोज इफ द नंबर ऑफ मैन डिक्रीज कर दूं, 5 कर दूं, तो अब कितने लगेंगे. अब जब मेरे पास 10 पे 1 आवर लग रहा है, सो यहाँ पे जब नंबर ऑफ मैन कम हुए तो अब इनको काम कर, इनका जो वर्क होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा. मीन्स कितने आवर लगेंगे, 2 आवर्स, क्योंकि आप इससे ही कंपेयर कर रहे हो. यहाँ पे मुझे के की वैल्यू पता चल रही है. सो के मेरे पास वो कांस्टेंट नंबर होगा जो मुझे बताएगा कि दोनों क्वांटिटीज़ में जो भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रही है वो किस रेट से हो रही है. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता क्या है कि x इंक्रीज होगा, या तो x एक बढ़ रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है. बट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है क्या है, x इंक्रीज होगा तो y भी खुद ब खुद डिक्रीज होगा. लेट सपोज आप अगर अपने कोई किसी शॉप पर कोई चीज़ खरीदने जाते हो, एक आप पेंसिल खरीदने गए, लेट सपोज आपने एक पेंसिल खरीदी जो कि 10 रुपीज़ की आ रही है, ठीक है. दोनों क्वान्टिटीज़ हो गई, पेन एंड प्राइस, और उसके प्राइस, दो क्वांटिटीज हैं डिफरेंट है. अब दोनों क्वांटिटीज के बीच में आप रिलेशन चेक करोगे कौन सा है. आप अपने पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल क्वांटिटी अगर 1 है और एक पेंसिल 10 की आ रही है, सो अब आप अगर अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते हो, ठीक है, 1 पेन 1 क्वांटिटी, लेट सपोज अब मैं अगर 2 पेंसिल खरीदूं तो प्राइस खुद ब खुद इंक्रीज होंगे. क्लियर. तो ये दोनों क्या होगा, लेट सपोज ये x है एंड दिस इज द 1. तो दोनों का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. एक खुद ब खुद इंक्रीज होगा तो दूसरा भी खुद ब खुद इंक्रीज हो रहा है. ऐसे नहीं होगा कि जब तक आपकी क्वांटिटी 0 होगी आपके प्राइस नहीं बनेंगे. अगर आपने नंबर ऑफ पेंसिल 0 है तो मीन्स प्राइस भी 0 है. ऐसा नहीं होगा बस आप शॉप पे जाके खड़े होगे, आप किसी चीज़ के पैसे तो नहीं दोगे उसको जब तक कि आप कोई चीज़ खरीदोगे नहीं. आपकी क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, प्राइस भी खुद ब खुद बढ़ते रहेंगे. यानी दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. सो के यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे जो पूरा मैथमेटिकल हम अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, के एक्स से वाई से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल का साइन है, इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये x के पास आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो दिस इज द रिलेशन ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक फॉर्मूला आ गया, जिससे मैथमेटिकल फॉर्म आप जिसे कह सकते हो. ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है, ठीक है. अब ये तो एक सिंगल रेशो की बात हो रही है. अगर मुझे कंपेयर करना हो 2 रेशियोज को, प्रोपोर्शन लेना हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये मैं क्या कर रही हूँ, प्रोपोर्शन ही तो ले रही हूँ, 2 रेशियोज को कंपेयर कर रही हूँ, तो आप उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या रिलेशन बना है. अब मैं 2 रेशियो को कैसे कंपेयर करते हैं उसका फॉर्मूला लिख रही हूँ. तो फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, दोनों क्वांटिटीज को एक दूसरे से डिवाइड किया जाएगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मैथमेटिकल फॉर्म बनी है. अब अगर मुझे कंपेयर करना हो
प्रोपोर्शन बनाना हो तो क्या होगा, यानी क्योंकि प्रोपोर्शन में तो हम दो रेशियोज कंपेयर करते हैं, तो सिंपल क्या होगा, यही रिलेशन आई है, इसी को ऐसे ही आप क्या कर लो, दूसरा रेशियो कंपेयर कर लो, वो ही मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी, यानी दोनों क्वांटिटीज डिवाइड होगी। अब यहाँ पे सेम चीजें, तो अब आपने क्या करना है, डिफरेंस के लिए आपने जस्ट नाम दे दो, या तो इसको 1 कह दो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, या आप इसे 2 कह दो, इट्स अप टू यू कि आप किसको 1 और किसको 2 कहते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म डायरेक्ट प्रोपोर्शन की आ गई, x यानी दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे से डिवाइड होंगी। इसी तरीके से अगर मैं प्रोपोर्शन लेना चाह रही हूँ तो प्रोपोर्शन यानी दो रेशियोज को कंपेयर किया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। क्लियर? सो नाउ मूव द नेक्स्ट इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। Inverse proportion, what is the inverse proportion? Let's suppose x and y are two different quantities, the relation between these quantities x and y is inverse proportion. Inverse proportion means यहाँ पे भी आपने रेशियोज को कंपेयर करना है, बट क्या होगा, फर्स्ट क्वांटिटी यानी x अगर इंक्रीज होता है, if first quantity is increased the other will be decrease, or the first decrease the other will be increase, यानी अपोजिट होगा, एक इंक्रीज होगा दूसरा खुद ब खुद डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज हो रहा है तो सेकंड खुद ब खुद उसके डिक्रीज होने पे इंक्रीज होगा। क्लियर? सो नाउ राइट द मैथमेटिकल फॉर्म। अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में प्रूफ करें तो कैसे लिखेंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ये प्रोपोर्शन का साइन है। अब ये क्या है, इनवर्स हो गया, क्योंकि ये मुझे बताएगा कि एक क्वांटिटी इंक्रीज में है तो दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर? सो x इंक्रीज है तो y डिक्रीज होगा, या अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज होगा। सो हैव वी अप्लाई द सेम रूल अबाउट द प्रोपोर्शन साइन, वी रिप्लेस दिस साइन बाय इक्वल एंड कांस्टेंट के यहाँ मुझे बताएगा कि मेरे किस रेटिंग से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मिसाल, एक एग्जाम्पल दी थी आपको मैन की, ठीक है ना, तो ये थी आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन की। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी अगर, जैसे ये एक रेशियो है 10 पे 1 आवर लग रहा है, जैसे ही मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मैन इंक्रीज किए तो सेकंड क्वांटिटी आप देख सकते हो हाफ आवर हो गया, ये इंक्रीज हुआ तो सेकंड खुद ब खुद क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। अच्छा, अब इस क्वांटिटी को मैंने जब डिक्रीज किया तो ये इंक्रीज हो गया, तो दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। एक क्वांटिटी आप इंक्रीज करोगे तो दूसरी खुद ब खुद डिक्रीज होगी, या एक डिक्रीज करोगे तो दूसरी इंक्रीज होगी। तो ये मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी प्रोपोर्शन समझाने के लिए। तो इसमें ये इनवर्स प्रोपोर्शन के मैन और टाइम के बीच में जो रिलेशन बन रहा है ये इनवर्स प्रोपोर्शन का बन रहा है। सो ये है आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन का, वही सेम रूल हम अप्लाई करेंगे जो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे अप्लाई किया था कि प्रोपोर्शन का साइन आप रिप्लेस करोगे इक्वल और के कांस्टेंट से। ठीक है, ये मुझे बताएगा कि किस रेट से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रही है। अच्छा, अब यहाँ y मेरे पास, इसे पूरा मैथमेटिकल हम प्रूफ करेंगे, y यहाँ पे मेरे पास डिवाइड है, इधर जाएगा जब अपने तो इसका ऑपरेटर जो डिवीजन है वो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस x के पास आके क्या हो गया, डिवाइड। सो दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। ये मैथमेटिकल फॉर्म है इनवर्स प्रोपोर्शन की। सो ये तो एक सिंगल रेशियो है। अगर मुझे प्रोपोर्शन, जैसे यहाँ पे ये एक रेशियो है, ये एक x एंड y हो गया, अब मुझे अगर इसे सेकेंड रेशियो कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगी, ये सेकेंड रेशियो मैंने इसी से कंपेयर किया तो ये प्रोपोर्शन हो गया, ये भी मैंने कंपेयर किया तो ये भी प्रोपोर्शन हो गया इससे। सो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बनेगा, सो मेरे पास रिलेशन x इंटू वाई, ये दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इनवर्स में दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि मैथमेटिकली यही प्रूफ हुआ है। डायरेक्ट में डिवाइड होंगी दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे से, इनवर्स में मेरे पास क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो ये मैथमेटिकल हम प्रूफ करें। अब अगर मैं प्रोपोर्शन लेना चाहूँ तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, यही बनेगा, दोनों ये मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड रेशियो भी ऐसे ही मल्टीप्लाई में हो जाएंगी। बस आपने क्या करना है, डिफरेंस के लिए आप एक नेम दे दोगे। तो इसको आप नेम कैसे दोगे, एक को 1 का नाम दोगे और एक को 2 का। ठीक है, तो मैं इस वाले को अगर मैं 2 बोल रही हूँ तो ये x भी 2 होगा, y भी 2 होगा, ये दोनों 1 हो जाएगा। या इसको आपने 1 बोलना है या इसको 2 बोलना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। सो आप 2 किसको बोल, जस्ट ये एक नेम देना है ताकि हमें डिफरेंस पता चले कि ये एक अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। जस्ट इसके लिए हम जो है सिर्फ नेम देंगे। सो ये प्रोपोर्शन का रिलेशन आ गया है हमारे पास। सो ये था हमारा थोड़ा सा एक रिव्यू चैप्टर नंबर 1 का, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास टॉपिक था। अच्छा,
एक और चीज़ ये है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा और ओरिजिन से पास होगा, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ, डायरेक्ट की अभी मैं बात कर रही हूँ, हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से पास होगा, जहाँ 0,0x भी 0 हो, y भी 0 पास वहां से होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ग्राफ ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर मैं लेट सपोज यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बट दिस लाइन इज नॉट द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही। क्यों इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं बोल सकते? इसका एक रीजन है जो कि इसी की चैप्टर की वीडियो में इसको क्वेश्चन नंबर 15 में इसको एक्सप्लेन भी किया था, तो आप वहां जाके इसके और डिटेल में इसको अगर आपने देखना है, वैसे तो आप इंशाल्लाह वीडियो देख चुके होंगे, तो आप बाकी भी इसको वहां से जाके इस चैप्टर की वीडियो को देख सकते हो। तो ये ओरिजिन से ही होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ। अब हम बात करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इसका कभी भी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता, हमेशा क्या होगा, हाइपरबोला या कर्व होगा। ठीक है, इसका ग्राफ हमेशा कर्व आपके पास आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक क्वांटिटी इंक्रीज है तो सेकंड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सो ये आपका एमसीक्यूज के लिए एक ग्राफ कैसे बनते हैं तो ये आ सकता है एमसीक्यूज में, और बाकी आप इसकी वीडियो जाके डिटेल में देख सकते हो। सो नाउ मूव द चैप्टर 6। चैप्टर 6 इज next chapter is the chapter 6. Open page number 163. The name of the chapter is the algebraic fraction and formulae. Algebraic fraction and so what is the algebraic? If an expression have the variables, expression has an variables, constant, coefficient, जब ये सारी चीज़ें एक एक्सप्रेशन में आ जाएं तो आपके पास क्या होगा, वो अल्जेब्रिक कहलाएगी। जिसमें आपके पास क्या हो, लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल 3x + y + 4, दिस इज द अल्जेब्रिक फ्रैक्शन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी ये मैं अभी अल्जेब्रिक की बात करूँ, मैं अभी फ्रैक्शन पे नहीं है। अल्जेब्रिक क्या होता है मैं वो बता रही हूँ, जिसमें आपके पास क्या हो, वेरिएबल्स आ जाए, एक एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल्स, बस आपके पास वेरिएबल अगर आ गया वो अल्जेब्रा कहलाएगी। अब उसके साथ कोफिशिएंट भी आ सकता है, उसके साथ कांस्टेंट नंबर भी आ सकता है, एंड उसके साथ ऑपरेटर्स भी आ सकते हैं। अब x एंड y आर द वेरिएबल्स, ठीक है, ये वेरिएबल्स है, तो इसका मतलब है ये आपके पास अब अलजेब्रा हो गई। अब इस कोफिशिएंट क्या होता है, वो नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो। A number is multiplied with a variable is called the coefficient। अब यहाँ ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई और ना भी हो तो वो अलजेब्रा ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे इसके साथ कोई नंबर नहीं, मीन्स इधर क्या है, 1 है। सो ये क्या है आपके पास, वेरिएबल्स x एंड y वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट नंबर। और आप हटाना चाह रहे हो कांस्टेंट नंबर को, तब भी ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगी। सो सबसे मेन चीज आपका वेरिएबल आ गया जिस टर्म में, जिस एक्सप्रेशन में, वो अल्जेब्रा बन जाती है। ठीक है, सो ऑपरेटर्स क्या है, जैसे यहाँ पे प्लस यूज हो रहा है, सो माइनस भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी यूज हो सकता है, एंड डिवीजन साइन भी यूज हो सकता है। सो नाउ मूव द व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हैज द 2 पार्ट्स। जस्ट इस चैप्टर के लिए आपने इतना ही, अभी फ्रैक्शन एक डिटेल का टॉपिक है, लेकिन अभी आप जस्ट इतना ही सुनोगे। फ्रैक्शंस के 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अ नंबर इज on the top is called the numerator and the number is on the bottom is called the denominator। so ये हो गए फ्रैक्शन। अब यहाँ जो चैप्टर का नेम है वो है अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, यानी एक ऐसी फ्रैक्शन की अल्जेब्रा नहीं है, क्योंकि ये जस्ट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स नहीं आ रहे। जैसे ही आपके पास ऐसी फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों में ही अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद हो, सो ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसी के डिनोमिनेटर में भी कोई वैल्यू लिख देती हूँ, दिस इज द अल्जेब्रिक फ्रैक्शन। अब ये क्या हो गई, अल्जेब्रिक फ्रैक्शन। नाउ गिव यू सम एग्जांपल, 3x/2
दिस इज द अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस। एंड और भी आप ले लो 4 + x अपॉन 5x, दिस इज अल्जेब्रिक फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। दिस इज अ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आ रही है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही है। तो जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए तो दिस इज कॉल्ड द अल्जेब्रिक फ्रैक्शन। तो ये क्या बन गया, अल्जेब्रिक फ्रैक्शन। सो अच्छा, इस चैप्टर में और फॉर्मूले यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास कोई फॉर्मूले यूज होते हैं, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास, 3 आइडेंटिटीज हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - b²। तो ये 3 आइडेंटिटीज हमने इसमें यूज़ भी की हैं, तो आप वहाँ से भी इसकी वीडियो में जाके और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सो इस चैप्टर में हमने क्या सीखना है, हम फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी अगर अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, यानी अगर मेरे पास सपोज 2/3a + 3/5a, दिस इज द अल्जेब्रिक फ्रैक्शन। दोनों क्या हो रही है, 2 फ्रैक्शंस है, ऐड हो रही है अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, ये अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, ये भी एक अल्जेब्रिक फ्रैक्शन है, ये भी, यानी दोनों ऐड हो रही है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस को, सो यहाँ आप ये दोनों अलग अलग फ्रैक्शन है, इसको कैसे करेंगे। सो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, टू मेक द लाइक फ्रैक्शन, इसे आपने एक सिंगल फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इनटू द लाइक फ्रैक्शन, आप इसे, इनका जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है, यानी ये जो फ्रैक्शन है, ये जो डिवाइड हो रही है दोनों वैल्यू, इनको एक सेम फ्रैक्शन बना दो। तो कैसे बनेगा सेम फ्रैक्शन, सबसे पहले तो आपने जो भी वैल्यूज हैं उनका आप ले लो एलसीएम। 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे 15 आएगा। सो इट मीन्स आपने क्या करना है, 15 बनाना है। सो अब मैं क्या करूंगी, 3 के टेबल में 15 जहाँ तक भी आएगा आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 = 50। जब आपने डिनोमिनेटर में किया है मल्टीप्लाई 5 से, तो बैलेंस करने के लिए आपने उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ प्लस, अब आपने 15 बनाई क्योंकि इसका एलसीएम आया 3 × 1 = 3, 5 एज इट इज, 5 × 1 = 5, यानी जब तक हमारे पास 1 नहीं आता हम कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे 2 ये आगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 5 = 15, मीन्स आपने डिनोमिनेटर क्या बनाना है, इसका 15 बनाना है। सो 5 के टेबल में 15 कहाँ तक आएगा, 5 × 3 = जब मैंने डिनोमिनेटर को 3 से अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया है ना, क्योंकि मुझे लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो बैलेंस करने के लिए आपने न्यूमरेटर की वैल्यू को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर। सो 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15a प्लस 3 × 3 = 9, 15a। So you can see we have the like fraction. So it means अब हम इसे क्या कर सकते हैं, we will convert into a single fraction। अब ये जस्ट आपने क्या करना है, एक सिंगल फ्रैक्शन बना लेना 15a, ठीक है। जस्ट आपने 1 टाइम लिख के डिवाइड किया, और जो न्यूमरेटर है 10 और 9, बीच में प्लस का साइन आप ऐड कर लो दोनों को, ये हो जाएगा 19/15 दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनके बीच में माइनस का साइन हो, लेट्स सपोज सब्ट्रैक्शन हो रही हो अगर अल्जेब्रिक फ्रैक्शन की, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आप यहाँ पे माइनस कर लोगे, 10 में से 9 निकालोगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/15। सो ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास लेट्स सपोज मल्टीप्लाई आ रहा हो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, अब हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है मेरे पास फ्रैक्शन है, अल्जेब्रिक फ्रैक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे भी आप लगाना चाह रहे हो, कोई वेरिएबल यूज करना चाह रहे हो, कर लो, सिंपल ही आपको क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8, नंबर से नंबर, वेरिएबल से वेरिएबल। जब मल्टीप्लाई होता है तो बेसिस जब सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 21, क्लियर। सो ये मेरे पास क्या हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज यहाँ मेरे पास हो, वी हैव द साइन ऑफ डिवीजन 4/7। सो आपने क्या करना है, सो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट द डिवीजन इनटू द मल्टीप्लिकेशन, आपने इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये टर्म क्या होगी, यू विल टेक द रेसिप्रोकल। अब आपने इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर लोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। जब डिवीजन साइन होता है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे,
ठीक है, साइन को आपने कन्वर्ट किया, और जो इसके बाद वाली फ्रैक्शन होगी, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि जब ये साइन आपने अपोजिट किया तो ये टर्म भी अपोजिट हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्लियर? So now move the next topic, the manipulation of the algebraic expression. Manipulation means change, when we change the subject of the formula. Manipulate of algebraic fractions, यानी आपने किसी भी वेरिएबल को यूज करना है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। सपोज ax प्लस by इक्वल टू k, मेक y द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। आपने क्या करना है, अगर आपने y को, लेट सपोज मैंने यहाँ पे y को एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला के तौर पे यूज करना है, तो क्या होगा, मैनिपुलेट कर दो चीज़ों को, इधर से उधर करके y को आप पूरी इक्वेशन y के बराबर ले लोगे। सो ax will be shift on the right side with the negative sign। क्लियर? क्योंकि ये इसके साथ ऐड हो रहा था, मुझे y को एज यूज करना है एज ए सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, आपने उसको उधर भेजोगे, ऐड, इससे पहले कोई साइन नहीं है, मीन्स इधर प्लस है, उधर जाके नेगेटिव हो गया। अब यहाँ ये उधर चला गया b यहाँ पे मुझे y यूज करना है, b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y से, सो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसको ऑपरेटर डिवीजन हो जाएगा। सो ये आपके पास यूज हो गया, y यूज किया है आपने द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, यानी पूरी इक्वेशन को y के बराबर ले लिया, इसको मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस कहा जाता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? सो ये था आपका चैप्टर 6। नाउ मूव द चैप्टर 9, ओपन पेज नंबर 235। Chapter 9, Geometrical Transformation. Chapter 9 is Geometrical Transformation. What is this geometrical? When we study the any types of shapes and their property and making measurement is called the geometry, like square, rectangle, hexagon, pentagon, kite, rhombus, all are these the type of the geometry. ये तमाम की तमाम, यानी अगर मैं किसी भी शेप पर स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, उसके बारे में कुछ भी आप करो, उसकी मूवमेंट या उसको बनाना, उसको ड्रॉ करना, उसकी मेजरमेंट करना, ये सारे काम मैथ की जो टाइप है, काइंड कह लें आप, मैथ की ब्रांच है, उसे ज्योमेट्री कहा जाता है, जिसमें हम सारी शेप्स को डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, सो वो ज्योमेट्रिकल कहलाता है। अब इसके साथ एक वर्ड यूज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द ऑब्जेक्ट कैन मूव द वन प्लेस फ्रॉम द वन प्लेस टू एन न्यू पोजिशन, यानी उसको एक प्लेस से उठाकर उसके किसी दूसरी पोजिशन पे ले आना, ऑब्जेक्ट को मूव करवाना, वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म करना। लेट सपोज अगर यहाँ पे कोई ये कैलकुलेटर इधर रखा हुआ है, इसको उठा के मैं इधर यहाँ पे रख दूँ, तो ये मैंने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म किया, इसको मूव करवा दिया, तो ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शेप्स को किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो शेप्स को किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफॉर्म दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक नंबर वन, द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑल द पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्लिप और रिफ्लेक्टेड। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज अ ट्राइंगल ए बी सी, the triangle ABC is flipped, is reflected by its axis, and after reflection this is A dash, B dash and the C dash. So you can see C
पहले इधर क्या था, ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या हुआ, आप देख सकते हो, जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड पे आ गया और जो लेफ्ट साइड थी वो राइट साइड हो जाती है। रिफ्लेक्शन की पहचान ही यही है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, कि रिफ्लेक्शन के थ्रू भी ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी राइट साइड लेफ्ट पे आ जाती है और लेफ्ट साइड राइट पे आ जाती है। तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये भी, यानी मैंने इस ट्राइंगल को रिफ्लेक्ट करके इसको मूव करवा दिया, रिफ्लेक्शन करके इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। जैसे कि आपके पास है मिरर, आप जब मिरर देखते हो, मिरर एक रिफ्लेक्शन की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। आप मिरर हमारे पास, जब आप अपनी इमेज देखते हो तो आपकी इमेज बनती है। अच्छा, जब भी रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास एक पॉइंट से होती है या एक लाइन से होती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द मिरर लाइन, ठीक है ना। जैसे मिरर हमारे पास हमारे इमेज को रिफ्लेक्ट करवा रहा होता है, मिरर जो है हमारी इमेज को क्या करवाता है, हम ऑब्जेक्ट होते हैं, मिरर के थ्रू हमारी इमेज बन रही होती है, तो मिरर यूज हो रहा है। आप मिरर के लिए तीनों वर्ड यूज कर सकते हो, एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या मिरर लाइन भी उसे कहा जा सकता है। सो मिरर आर द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्शन। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ कि राइट साइड लेफ्ट पे आ गई और लेफ्ट साइड क्या हो गई, मेरे पास राइट साइड पे आ गई। सो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब हम रिफ्लेक्शन को ग्राफ के थ्रू अगर सीखें, हम रिफ्लेक्शन किस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू इसको कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, so first draw the axis, this is the x axis and this is a y axis, और ये ओरिजिन है। ओरिजिन मेरे पास वो पॉइंट होता है जहाँ x और y जीरो, दोनों जीरो होते हैं। यहाँ से हमारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लगाना शुरू कर रही हूँ, 1 2 3, ये पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज अ नेगेटिव x एक्सिस, क्लियर, 1 2 3, ये पॉजिटिव y, दिस इज अ नेगेटिव y, clear. So now we are taking the point A. This is the point A. So what is the distance between the point A from the origin? So the distance on the x-axis from the origin, मैं origin से इसका distance देख रही हूँ, यानी coordinates देख रही हूँ। So the distance of the origin or distance on the x-axis from the origin is 1 unit. So it means ये 1 यूनिट पे ये पॉइंट। So इसका मतलब है इसके जो x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, x एक्सिस से 1 यूनिट का डिस्टेंस है एंड द डिस्टेंस ऑन द y एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन इज 2 यूनिट। दिस इज द ओरिजिन 1 यूनिट एंड द 2 यूनिट, ठीक है, ये एक नंबर और ये सेकेंड। सो ये क्या हो गया, y मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1, 2। लेट्स सपोज whenever we use the x axis as a mirror line, वी यूज द एक्स एक्सिस एज अ मिरर लाइन। मैंने इसको मिरर लाइन कह दी, यानी ये मिरर है, या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, या एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से मुझे इसकी रिफ्लेक्शन करवानी है एक्स एक्सिस की। सो कैसे करेंगे, किस तरीके से डिस्टेंस मैं यहाँ पे इसकी इमेज देख सकती हूँ, इस पॉइंट की इमेज मुझे यहाँ से रिफ्लेक्ट करवानी है। अच्छा, अब आपके पास होता है क्या है, जब आप अपनी इमेज मिरर में देखते हो, आपने कभी ये नोटिस किया होगा, आप मिरर से जितना पीछे जाओगे आपकी इमेज उतनी पीछे होगी, आप मिरर के जितने करीब आओगे तो आपकी जो इमेज है वो भी करीब आएगी, यानी डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इमेज भी उतनी ही दूर मिलेगी। सो इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर लाइन इज द सेम द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर लाइन टू द इमेज। सो द distance of the object is the 1 unit and the 2 unit. So it means you will get the image from the mirror line 1 unit and the 2 unit. So this is the A dash. Clear? अब यहाँ coordinates देखते हैं, इमेज के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे। सो द डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द मिरर फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 यूनिट, यानी एक्स एक्सिस सेम है, एंड द वाई यूनिट, वाई एक्सिस के यूनिट कितना है, डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट, यानी -2, ये डाउनवर्ड है, 0 -1 -2। सो इट मीन्स, अब आप देख सकते हो क्या डिफरेंस आया। सो whenever we use the x axis as a mirror line,
अब मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस को एज अ मिरर लाइन यूज किया है, सो द वाई एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सेम। यानी अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई है अगर ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज मुझे मिलेगी द एक्स कोऑर्डिनेट, जो इमेज की ए डैश पे मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आया विल बी सेम, कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। एंड द साइन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स विल बी चेंज। साइन क्या हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। लेट सपोज अगर नेगेटिव ही हुआ, ऑब्जेक्ट का ही नेगेटिव हुआ, तो इमेज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो जब भी आप एक्स एक्सिस को यूज करते हैं एज अ मिरर लाइन, तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, साइन वाई कोऑर्डिनेट के चेंज होंगे। क्लियर? सो नाउ वी यूज द वाई एक्सिस एज अ मिरर लाइन। अब मैंने क्या किया, इस मिरर को यहाँ पे रख दिया, अब इसको वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करवाना है। क्लियर? सो अब इसकी इमेज यहाँ बनेगी क्योंकि ये इससे रिफ्लेक्ट होके इधर मुझे मिलेगा। तो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर लाइन इज द 1 यूनिट। यहाँ से कितने यूनिट पे, जस्ट 1 यूनिट पे। तो इमेज भी आपको कितने यूनिट पे मिलनी चाहिए, 1 यूनिट पे इसकी इमेज मिलेगी। सो ए डैश, अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस क्या आ रहा है मेरे पास, -1 एंड द वाई एक्सिस 2। सो अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या 1,2 और यहाँ आफ्टर रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट होने के बाद -1,2 हो गया। सो इट मीन्स whenever we use the x axis as a mirror line, जब मैं y axis को मिरर लाइन पे यूज करूंगी, दिस इज द ऑब्जेक्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट a डैश, सॉरी a x कॉमा y एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, द साइन ऑफ द x कोऑर्डिनेट विल बी चेंज। सो इसका मतलब है जो इमेज मुझे मिलेगी, जो साइन है y का नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, मीन्स ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो मुझे इमेज में उसका साइन नेगेटिव मिलेगा। एंड द y कोऑर्डिनेट्स विल नॉट बी चेंज, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुए, वो एज इट इज है। यहाँ भी 2 था, ऑब्जेक्ट में भी इमेज में भी 2 है। सो इसका मतलब हुआ जब आप y एक्सिस को एज अ मिरर लाइन यूज करोगे, ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट्स ये रहे, अगर ये कोऑर्डिनेट्स होंगे तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ x एक्सिस का साइन चेंज होगा, y आपके पास सेम रहेगा। और अगर मेरे पास x एक्सिस ऑब्जेक्ट में ही नेगेटिव हो, तो फिर इमेज में वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में लेट सपोज इधर नेगेटिव है तो इमेज उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सिर्फ साइन पे फर्क पड़ेगा। क्लियर? तो ये मैंने 2 एक्सिस से आपको रिफ्लेक्शन बताई है कि अगर हम x को मिरर लेते हैं या y को मिरर लेते हैं तो कोऑर्डिनेट्स पे किस तरीके से फर्क पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी लाइंस हैं जिसे हम एज मिरर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं इस ग्राफ में। x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलावा भी बहुत सारी लाइंस हैं, जैसे y = x हो गई, ये भी एक लाइन है। अगर हम इसको मिरर के तौर पर, ये कहाँ होती है ये लाइन, या इस लाइन के अलावा भी कोई और लाइन हो, उससे अगर हम मिरर के तौर पे यूज़ करें तो इसको किस तरीके से हम फाइंड करते हैं इस लाइन को और किस तरीके से इससे रिफ्लेक्शन करवाते हैं, ये पूरी डिटेल आपको इसकी वीडियो में मौजूद है, वहाँ से जाके इसको अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो। तो यहाँ मैंने जस्ट आपको रिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है एक्स एंड वाई एक्सिस को थोड़ा सा आपका रिव्यू दिया है। सो नाउ मूव द सेकेंड टॉपिक, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। फर्स्ट हमने सीखा हम रिफ्लेक्शन के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ हमने रिफ्लेक्शन के थ्रू पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। सो एक सेकेंड टॉपिक जो है रोटेशन, हम रोटेट करके भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो नाउ मूव द सेकेंड टॉपिक, रोटेशन मीन्स टर्निंग इफेक्ट, किसी भी चीज को टर्न करना, घुमाना, रोटेशन कहलाता है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक इज द रोटेशन। अच्छा, रोटेशन कैन आइदर बी क्लॉकवाइज और द एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज अ एंटी क्लॉक, जो क्लॉक के अपोजिट होती है, ठीक है। इसको भी हम ग्राफ के थ्रू सीखते हैं। There are the 360 degree in one complete rotation. This is the x-axis and this is the y-axis and this is the origin. हमारे पास क्या होता है, रोटेशन जब एक कंप्लीट अपना एक सर्कल जब कंप्लीट करता है, जीरो से स्टार्ट करके उसकी जो एक कंप्लीट रोटेशन वापस जब वो जीरो पे आता है तो उसके वो 360 एंगल्स पूरे कंप्लीट होते हैं, सही है। जैसे ये जीरो है, लेट सपोज ये मैंने कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे भी लिख लेती हूँ 1,
ये y का, ये x का 1, ये y का x पॉजिटिव 1, x नेगेटिव 1, y पॉजिटिव 1 एंड द y नेगेटिव 1। सही, लेट सपोज यहाँ एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले तो हम रोटेशन देखते हैं। यहाँ से मैं अगर स्टार्ट कर रही हूँ, ये है मेरे पास 0, ठीक, दिस इज अ 90, जब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुई 90 रोटेशन। अब ये ऑब्जेक्ट सपोज मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये 90 हुई, फिर इसने हाफ सर्किल जब किया यानी यहाँ से यहाँ पे आ गया तो ये 180 रोटेशन होती है। जब यहाँ पे आएगा 270 एंड जब ये पूरे यहाँ कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा 360। दिस इज द 360। ये ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ के थ्रू हम, मैंने आपको रोटेशंस की ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई विल आल्सो बी पॉजिटिव, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी एक्स भी आपको यहाँ पॉजिटिव मिलेगा एंड वाई भी यहाँ पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरीके से जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होगा? एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव। दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ इस क्वाड्रेंट में मुझे एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। नाउ मूव थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ y नेगेटिव होगा। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या होंगे? x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। एंड द लास्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। हियर द x इज पॉजिटिव, यहाँ देख सकते हो x पॉजिटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव x एक्सिस है एंड दिस इज द y नेगेटिव, सो y यहाँ नेगेटिव होगा। क्लियर? सो अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा उसके एक्सेस होते हैं, वो किस पॉइंट पे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। सो ये ग्राफ के थ्रू मैंने बता दिया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो अब जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद यानी जब वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है रोटेशन के थ्रू, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो लेट सपोज यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखूँ इस ऑब्जेक्ट के, लेट सपोज इस पॉइंट पर है जहाँ पे मेरे पास x जो है क्या है, इस पे x पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1, और इस लाइन पे ये मेरे पास सपोज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस पॉइंट पे x पॉजिटिव एंड y यहाँ पे क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, 0 है। इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स 1, 0 अभी 0 पर है, ठीक है, जिसे मैं कंसीडर यहाँ पे कर रही हूँ x एंड y। x एंड y मैंने इसे कंसीडर किया, इसको 1 लिया एंड इसको 0। सो जब 0 पे है तो मेरे पास ये आ गया। क्लियर? अब ये मूव कर रहा है, सपोज दिस पॉइंट मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट्स कंप्लीट द 90 रोटेशन। अब जब ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ गया, यानी ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो आप यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। यहाँ मेरे पास ये y एक्सिस है, यानी y एक्सिस के सपोज ये 1 है, y एक्सिस के 1 पे आया। अब यहाँ x एक्सिस क्या है? 0। इसका मतलब ये हुआ, जब पहले हम x एक्सिस लिखते हैं फिर y एक्सिस, तो यहाँ ये y एक्सिस है, y एक्सिस मेरे पास 1 है और x एक्सिस यहाँ पे 0 है, 0,1, यानी जब ऑब्जेक्ट 0 पर था, 0 एंगल पे था, तो 1,0। जैसे ही उसने यानी 90 रोटेशन कंप्लीट की, 0,1 हो गया। इसका मतलब हुआ यहाँ x y था, तो यहाँ आके जो x था वो y हो गया और y था वो x हो गया। इसका मतलब जब 90 डिग्री रोटेशन कंप्लीट करेगा ऑब्जेक्ट, जब ट्रांसफॉर्म करेगा 90 पर, तो इसका मतलब है जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो y बन जाएगा और y कोऑर्डिनेट x बन जाएगा। यानी ये इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इधर इस तरफ सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ है। सो अब अगर आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में होता ही क्या है, जो x कोऑर्डिनेट आपको नेगेटिव में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव में मिलेगा, x वाले पॉइंट, ठीक है। 0 है यहाँ x, तो 0 के साथ तो हम नेगेटिव लगाते ही नहीं है, तो इसका मतलब है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगा। लेकिन अगर यही पॉइंट, ये पॉइंट आगे की तरफ मूव करता है तो इसकी x की वैल्यू, y अगर सपोज यहाँ पे मैं 1 ही कंसीडर करूँ, लेकिन यहाँ पे अगर जो x कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलेगा वो नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा, 0 की वजह से नेगेटिव साइन लगाया नहीं गया। इसका मतलब ये हुआ जब ऑब्जेक्ट 0 से 90 रोटेशन कंप्लीट करेगा तो x y जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x जो यहाँ y था वो इधर x बन जाएगा और ये x यहाँ पे y के जगह ले लेगा और जो x बना है वो नेगेटिव साइन हो जाएगा उसका।
ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहा है। सो नाउ मूव दिस पॉइंट, अब ये मूव करेगा ये पॉइंट फ्रॉम 90 टू 180। अब ये पॉइंट यहाँ से इधर आ गया, इसने 180 रोटेशन कंप्लीट की। सो अब जब 180 रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे? जो 180 रोटेशन कंप्लीट होगी, सो अब आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले तो इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे हम x एंड y कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास x नेगेटिव, क्लियर, x नेगेटिव, ये x का नेगेटिव है। पहले हम x एक्सिस लिखते हैं, फिर हम y। अब y अगर मैं इधर देखूँ तो y तो यहाँ इस पॉइंट पे अभी y 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पॉइंट यहाँ पे था तो इसने यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म जब हुआ, ये 0,1 था, अब हो गया 1,0। पहले जो 0 x पे था इधर वो y बन गया, और 1 जो यहाँ y पे था, y कोऑर्डिनेट था, इधर आके वो x बन गया। इसका मतलब वो x y बन जाएगा और y x बन जाएगा। यानी ये जो इस पोजीशन पे, ये अगेन अपनी पोजीशन x पे आ जाएगा और ये y हो जाएगा इधर। मगर अब होगा क्या कि जब ये 180 से जब 180 पे आए तो इसकी डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ है, क्लियर। और थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, यहाँ जब मैं इस पे थी तो x मेरे पास नेगेटिव है, 1 के साथ तो नेगेटिव लग सकते हैं, मगर यहाँ y 0 था। मगर जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो y इसको नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, तो हम 0 के साथ नेगेटिव साइन लगाते नहीं है। इसका मतलब है यहाँ 0 नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ अब मूव करेगा, क्योंकि 90 से जब 180 आए तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। 0 की वजह से नेगेटिव लगानी है, तो यहाँ भी जब 180 रोटेशन कंप्लीट होगी तो मेरे पास क्या होगा, x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की रोटेशन के कोऑर्डिनेट्स बता रही हूँ, किस तरीके से जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं। सो नाउ मूव दिस पॉइंट फ्रॉम 180 टू 270। अब ये पॉइंट मूव करके यहाँ आ गया, इसकी अब रोटेशन यहाँ हो रही है, ये यहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सो अब यहाँ जब इसने कंप्लीट किया, यहाँ कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम x लिखेंगे, फिर हम y लिखेंगे। सो मेरे पास x है, x कोऑर्डिनेट ये y की लाइन है। जब y की पूरे y एक्सिस है तो y एक्सिस पे इस पॉइंट पे तो x 0 है, y मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव में ही है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 180 से 270 आया तो दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज की, x y हो गया और एंड y x बन गया। सो इसका मतलब क्या हुआ, जब 270 पे होगा तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सीन होगा, x ये जो y है ये इधर आ जाएगा और ये इधर मूव हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लेस चेंज होंगी। ठीक है, अब जब ये मूव करके यहाँ पे यहाँ आ गया तो अब ये इसकी डायरेक्शन आगे की तरफ है, ये इस पॉइंट पे आया तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन आगे की तरफ होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। जरा फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चेक करते हैं कौन सा एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव, यानी जो भी y कोऑर्डिनेट होगा, जो भी y कोऑर्डिनेट, जिसने भी y कोऑर्डिनेट्स की जगह लिए वो नेगेटिव में आएगा, सॉरी यस नेगेटिव में आएगा। एक्स वाई बन गया ना, एक्स वाई यहाँ पे ये चेंज हुआ, एक्स वाई की जगह पे आ गया, वाई एक्स की जगह पे आ गया। तो अब ये एक्स नहीं रहा, अब ये वाई कोऑर्डिनेट बन गया विथ नेगेटिव साइन। ठीक है ना, नेगेटिव साइन के साथ ये क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। वो एक्स जस्ट इनकी प्लेसेस चेंज करने के लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज ये वाई है और ये एक्स है। सो अब ये जब अपनी कंप्लीट रोटेशन करेगा, अब इसने अपनी पूरी वापस ये इस पॉइंट पे आ गया, यानी एक पूरी कंप्लीट रोटेशन हो गई इसकी। अब जब ये कंप्लीट रोटेशन हुई तो इसने 360 कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब अब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ है। सो अब क्या होगा, अच्छा जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आए तो इस पॉइंट पे क्या है मेरे पास, x मेरे पास यहाँ सपोज ये 1 से हम चले थे तो ये x 1 है और y इस लाइन पे क्या होगा 0, यानी जो यहाँ पे 0,1 था वो यहाँ आके वही चीज़ हुई, x y बन गया और y x बन गया। जब इसकी 360 कंप्लीट हुई तो अगेन x y बन जाएगा और y x बन जाएगा और इसकी डायरेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ है और दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास दोनों एक्सेस पॉजिटिव होते हैं, तो इनके साइन अगर नेगेटिव हुए तो वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये मेरे पास थी टोटल रोटेशन। अच्छा ये जो रोटेशन थी हमारे पास, ये हम यहाँ से चले थे, ये क्या है, यहाँ से हमने मूवमेंट किए तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर।
अगर मैं इस तरीके से मूव करूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं अगर हम मूव करें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब मैं यहाँ से यूँ मूव करी हूँ, पहले तो हम यूँ चले तो ये कोऑर्डिनेट्स देखे थे, अब हम यूँ अगर चलें, ये यहाँ से यहाँ पे आए 90, 180, 270 एंड 360, यहीं से अपोजिट मूव हो जाएंगे हम। क्लॉकवाइज में क्या होगा, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगी तो ये मैं 0 पर हूँ क्लॉकवाइज में, ठीक है, दिस इज 90, ये 90 होगा, यानी ये कोऑर्डिनेट्स 90 बनेंगे, यहीं से हम अपोजिट हो जाते हैं, 180, ये 180 होगा, ये 270 है एंड दिस इज अ 360 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। ये कौन सी हो गई मेरे पास, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगी। यानी आप यहीं से मैं ऊपर मूव करूं, जैसे मैं यहाँ से यूं मूव करके एंटी क्लॉकवाइज गई थी, यहीं से बैक होंगी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, यानी मैं यहीं से बैक जाऊंगी तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो ये रोटेशन थी, कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास कि जब भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो किस तरीके से मूव करेगा और कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। सो ये एक छोटा सा आपका रिव्यू था चैप्टर 9 का। इस चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया इसकी वीडियो में, आप वहाँ से भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये मैंने जस्ट रिफ्लेक्शन और रोटेशन आपको बताया था कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करते हैं और उसके फिर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। क्लियर? सो नाउ मूव द चैप्टर 10 इज द पाइथागोरस थ्योरम। चैप्टर 10 Pythagoras theorem. Pythagoras, he was the mathematician and he was an amazing discoverer about the right angle triangle. इसने किस तरीके से एक थ्योरम को डिस्कस किया था, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक थ्योरम डिस्कवर किया था। कैसे किया था? इसने एक स्क्वायर पेपर लिया, ठीक है, he took the square paper and cut out the 4 स्टैंडर्ड साइज ट्राइंगल। इसने जो है एक स्टैंडर्ड साइज के ट्राइंगल को कट किया, वो ये साइड्स, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3। उसने ये एक स्क्वायर पेपर लिया और स्क्वायर पेपर से उसने जो है ट्राइंगल्स को कट किया, इसी स्टैंडर्ड साइज रखा उसने तीनों साइड्स का। तो अब जब उसने कट किया तो उसे सिर्फ 4 इन्हीं साइज पे 4 बराबर जो है बाकी ट्राइंगल्स मिले होंगे, मगर वो इस साइज के नहीं रहे होंगे, जो कि सिर्फ ये 4 इसको ऐसे साइज के मिले इसी स्टैंडर्ड साइज पे। लेट्स सपोज A, B एंड C, ठीक है, मैंने इसको A, B, C का नाम दे दिया। सो इसका लेंथ है A, इसको B एंड C, A, B, C, A, B, C, A, B एंड C। अब क्या किया इसने इन 4 ट्राइंगल्स का, इसने एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश की इन 4 ट्राइंगल्स से। सबसे पहले इसने क्या किया, फर्स्ट ट्राइंगल लिया और पैटर्न ड्रॉ किया। और किस तरीके से इसने पैटर्न को लिया, ये स्टैंडर्ड साइज है 3, 4 एंड 5। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया इसने, एक स्टैंडर्ड एक ट्राइंगल लिया और उसे टर्न करके इस तरीके से पुट किया, ठीक है, A, B एंड C एंड ही टेक द सेकेंड ट्राइंगल and turn and put like this। सेकेंड ट्राइंगल को इस तरीके से पुट किया, इसकी भी लाइन मेंशन कर देते, A, B एंड C। थर्ड ट्राइंगल लिया और इस तरीके से मूव कर दिया, पुट कर दिया, सही, लेंथ A, B एंड C एंड लास्ट ट्राइंगल जब उसने लिया 4 और इसको भी इस तरीके से पुट कर दिया। शेप थोड़ी सही नहीं बन रही। ओपन द पेज नंबर 262, यहाँ पे एक पैटर्न ये ड्रॉ हुआ है, यू कैन सी द फिगर नंबर 10.5, ठीक है। सो इस तरीके से इसने एक पैटर्न को ड्रॉ किया। चारों ट्राइंगल लिए और एक करके इस तरीके से इसने ये पैटर्न को ड्रॉ किया, ठीक है, A, B एंड C, ठीक। फिर उसने क्या किया, ये वही 4 ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल 1, 2, 3, 4
जब इसने इस तरीके से एक पैटर्न ड्रॉ किया, ये 4 ट्राइंगल लिया गया और बीच में एक एम्प्टी स्पेस मिला उसे, ठीक है। फिर उसने दोबारा डिसाइड किया कि इस पैटर्न के अलावा भी कोई पैटर्न बन सकता है, तो उसने जब पैटर्न ड्रॉ किया तो उसे एक और पैटर्न मिला, और उसने जब दूसरा पैटर्न ड्रॉ किया तो वो कुछ इस तरीके से था वो पैटर्न, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। उसने क्या किया, सबसे पहले एक फर्स्ट ट्राइंगल लिया और जितना बड़ा स्क्वायर पेपर था उसी स्क्वायर पेपर पे उसने दोबारा एक पैटर्न लिया और ट्राइंगल को फर्स्ट ट्राइंगल को इस तरीके से रखा, दिस इज लेंथ ए बी एंड सी। फिर इसने क्या किया, दूसरे ट्राइंगल को लिया और इस तरीके से पुट कर दिया, लेंथ ए बी एंड दिस इज लेंथ सी, ठीक है। फिर इसने क्या किया, तीसरा ट्राइंगल लिया और टर्न करके पुट लाइक दिस, लेंथ ए बी एंड सी, और फिर लास्ट ट्राइंगल लेके इसी पे इस तरीके से ये चौथा ट्राइंगल इसने पुट किया, लेंथ ए, दिस इज लेंथ बी एंड दिस इज सी। सो यू कैन सी हियर द 2 different pattern in pattern 1 and pattern 2. Both patterns are equal and the same size. 4 triangles हैं, दोनों यहाँ पे उसी साइज के हैं और इस पे भी सेम साइज के हैं। एंड नाउ अगर मैं इसका पूरा देखूँ, मैथमेटिकल फॉर्म लिखूँ तो क्या होगा, 4 triangle plus some empty space equal to the second pattern. This is a pattern 1 and this is a pattern 2, यानी pattern 1 बराबर है pattern 2 के, क्योंकि दोनों सेम साइज के। and here also the 4 triangle and plus some empty space. क्लियर? यहाँ पे भी क्या है मेरे पास, इस ट्राइंगल में भी क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है। सो नाउ मूव फर्स्ट इन द पैटर्न 1. सो यू कैन सी द 4 triangle and in pattern 2 we also have the 4 triangle and the same size. If the left side and right side are same it would be cancel. So ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सबको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब बचा एम्प्टी स्पेस। अब हम एम्प्टी स्पेस की तरफ मूव करते हैं। सो हियर द एम्प्टी स्पेस इज लुक लाइक द स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो द एरिया ऑफ द एम्प्टी स्पेस इज length into width. Square means all sides are equal, so it means the length is C, width will also be C. So C into C is C square. So area of the empty space in pattern 1 is C square. 4 triangle cancel हो गया। मैं area के empty space की तरफ move करूँ। अच्छा, यहाँ empty space से cancel क्यों नहीं हुआ? तो आप देख सकते हो empty space यहाँ pattern different है, यहाँ कुछ pattern यानी अलग तरीके से move हो रहा है, तो इसका area अलग होगा, इसका area अलग होगा इनके empty space का। मगर यहाँ सबके, अगर मैं इस 4 ट्राइंगल के एरिया की बात करूँ और इन चारों ट्राइंगल के एरिया की बात करूँ तो वो एरिया तो इनका सेम होगा, मगर यहाँ पे कंप्लीट आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है। तो इसका जो एरिया निकला आप देख सकते हो, जस्ट क्या निकला, C स्क्वायर. सो द एम्प्टी स्पेस ऑफ pattern 1 is C square equal to, now move the second pattern. So you can see here we have the 2 square and this is square 1 and this is square 2. ये स्मॉल है और ये क्या है आपके पास, लार्ज. सो अब इनका एरिया अलग तरीके से निकलेगा, ठीक है. ये एक लार्ज बना है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ मेरे पास ये एक ही स्क्वायर था जिसका एरिया C स्क्वायर निकला. सो नाउ मूव द स्क्वायर 1. सो स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. So the area of this square 1 is, this side is A, the length of this side is A, it means all sides would be equal to A. So अब जब इसका A है तो लेंथ भी मेरे पास क्या होगी, अगर इसका आप लेंथ और विड्थ की बात करें तो लेंथ A है तो विड्थ भी क्या होगी A. So it means A स्क्वायर. So इसका एरिया क्या आया, एम्प्टी स्पेस A स्क्वायर प्लस दोनों ऐड होंगे, दोनों एरिया क्या होंगे आपके पास, ऐड होंगे. ये स्क्वायर 1 है. अब मूव करते हैं स्मॉल स्क्वायर के एरिया की तरफ. सो दिस साइड, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज B, इट मींस लेंथ B. सो ऑल साइड इक्वल किसकी होगी, B के, क्योंकि स्क्वायर है. स्क्वायर में तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं. जब ये B है सो इट मींस लेंथ जब B है तो विड्थ भी क्या होगी, B इक्वल टू B स्क्वायर. B इंटू B इज B स्क्वायर. सो इसमें आप ऐड कर लोगे.
सो पैटर्न 1 का जो एरिया निकला वो सी स्क्वायर इक्वल टू जो पैटर्न 2 के एम्प्टी स्पेस का जो एरिया निकला है टोटल वो निकला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का एरिया डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों पैटर्न्स के एम्प्टी स्पेस का एरिया डिफरेंट है जिसे हम कैंसिल नहीं कर सकते थे। लेफ्ट साइड राइट साइड डिफरेंट हो तो कैंसिल नहीं होते। ट्राइंगल सेम थे, इनका एरिया आप कैलकुलेट करोगे तो सेम ही निकलेगा, तो इसलिए ये कैंसिल हो गए। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द ए बी सी? ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस ने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कवर किया था। सो राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक 90 का होता है, दिस इज द 90 एंड द अपोजिट साइड्स ऑफ 90 इज द हाइपोटेन्यूज, दिस साइड सी, ये हमने सी ली थी, अगर ट्राइंगल या तो ये साइड सी ली थी, सो इसका मतलब है ये सी है और ये साइड परपेंडिकुलर, यानी जो 90 एंगल ड्रॉप हो रहा हो बेस पर ड्रॉप हो रहा हो यानी परपेंडिकुलर बना हो 90 बना रहा हो जो साइड, उसे परपेंडिकुलर साइड कहा जाता है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। द अपोजिट साइड ऑफ 90 इज हाइपोटेन्यूज, यहाँ ये हाइपोटेन्यूज हो गई क्योंकि ये 90 के अपोजिट है, ये फिक्स साइड होती है जो 90 के अपोजिट हो वो हाइपोटेन्यूज, ये सी लिया था एंड ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है क्योंकि ये 90 एंगल बनाना है अपनी बेस पर, सो दिस साइड इज द परपेंडिकुलर एंड इन शॉर्ट वी विल राइट PERP परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज द बेस। क्लियर? और ये था ए मैंने लिया था और ये बी। सो ए means हाइपोटेन्यूज, ए कौन सी साइड मैंने कंसीडर की थी? अपोजिट साइड 90 के, तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, इन शॉर्ट HYP हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, द एरिया ऑफ द ए स्क्वायर, यहाँ पे कौन सी साइड ली थी हमने? ये वाली साइड, ठीक है। सो ये मेरे पास ए है, दिस इज द परपेंडिकुलर साइड and B base. So the square of the hypotenuse, the length of the hypotenuse is equal to the sum of the square to the other two sides, the length of the other two sides, यानी क्या होगा, जो hypotenuse है उसके स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो जो साइड्स हैं उनके सम के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, सो ये पाइथागोरस का जो था, ये हमारे पास थ्योरम आ गया, पाइथागोरस थ्योरम, इसने ये प्रूव किया था, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की जो ये वाली साइड होगी ये बराबर होगी इन दोनों साइड के सम के स्क्वायर की। क्लियर? सो यानी इसका मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इन दोनों का सम करके स्क्वायर किया जाएगा तो इसके बराबर आएगा। तो ये प्रूव किया था कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये साइड होगी इनके सम की। सही? सो दिस इज द Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. Let's suppose अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस लेंथ इज द 21 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 20 सेंटीमीटर एंड 90 एंड फाइंड द दिस इज ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन, यानी फाइंड द वैल्यू साइड ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ पे पुट कर लोगे साइड, मेरे पास हाइपोटेन्यूज ए जिसे फाइंड करना है 21 स्क्वायर परपेंडिकुलर 21 प्लस 20 स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर आएगा प्लस 20 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ 21 की स्क्वायर की वैल्यू 20 के स्क्वायर की वैल्यू, दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएगी और स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट ले लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी जब भी मुझे किसी की राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में किसी की लेंथ मालूम करनी है या किसी बिल्डिंग की लेंथ मालूम करनी है या किसी ट्री की अगर हमने हाइट लेंथ मालूम करनी है तो हम वो इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। जस्ट साइड्स अगर हमें फाइंड करना हो, सिर्फ पाइथागोरस साइड पे अप्लाई होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड अगर आपने फाइंड करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। Clear? So now move the next chapter, the last chapter, chapter 11. Trigonometry ratio is also used for the right angle triangle. Can only apply the right angle triangle. You can say the trigonometric ratio can only apply the right angle triangle. यानी यहाँ हम जो है
राइट एंगल ट्राइंगल के ही बारे में के साइड्स को अगर फाइंड करना हो, टिग्नोमेट्री यानी हम जब राइट एंगल ट्राइंगल्स के रेशियो लें, उसकी साइड्स का रेशियो लें, तो हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से, यानी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट्स सपोज ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इनकी साइड्स का अगर मैंने रेशियो लेना है तो हम वो टिग्नोमेट्री रेशियो कहलाते हैं, यानी 3 साइड्स हो मेरे पास, उनको मेजर करना। अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या है पाइथागोरस और इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ जब भी हम एंगल्स के, यहाँ एंगल्स के थ्रू मेजरमेंट की जाती है। पाइथागोरस में सिर्फ साइड्स होंगे आपके पास, वहाँ एंगल की बात नहीं है, सिर्फ साइड की बात हो रही है। लेकिन जब हमारे पास एंगल्स के थ्रू किस रेफरेंस का एंगल की बात हो रही होगी, तो वहाँ पे टिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई किया जाता है, जो कि होल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसमें एंगल को भी डिस्कस किया जा रहा होता है। तो हम सबसे पहले रेशियोज लेते हैं इसकी साइड्स का। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अगर मैं नाम दूँ 3 साइड्स, हम 3 ट्राई मतलब 3, और गोनो मीन्स क्या होगा कि साइड्स एंड एंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी हम मेजरमेंट करेंगे 3 साइड्स की, जो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं उसके और एंगल्स की मेजरमेंट करना टिग्नोमेट्री रेशियो कहलाता है। इसमें हम रेशियो लेंगे, हमने 3 मेन फंक्शंस पढ़े थे। सो मैं यहाँ पे रेशियो लेती हूँ। सबसे पहले तो हम नाम देख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज। द अपोजिट साइड्स ऑफ द 90 इज हाइपोटेन्यूज, एंड सेकेंड द नेम ऑफ द अदर 2 साइड्स, वन इज द जिसे आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, और अकॉर्डिंग टू योर बुक अपोजिट साइड, एंड द नेम ऑफ द थर्ड साइड इज द एडजेसेंट साइड। द साइड अपोजिट एंड द एडजेसेंट साइड डिपेंड करेगी आपके पोजीशन ऑफ द थीटा पर, ठीक है। यानी ये तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, क्योंकि 90 तो हमें पता चल रहा है, जहाँ भी 90 होगा उसके सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा। अब बाकी बची 2 साइड्स। अब 2 साइड डिपेंड करेगी आप इस एंगल से मेजर कर रहे हो या इस एंगल से मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। जिस एंगल से भी मेजर करोगे आपकी अपोजिट साइड्स और हाइपोटेन्यूज साइड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो यहाँ जो हमने सबसे पहले तो हम रेशियो लेते हैं, सपोज दिस इज द अपोजिट साइड एंड दिस इज द एडजेसेंट साइड। सो हम 1 बाय 1 सबका रेशियो लेते हैं। Opposite side opposite upon hypotenuse is called, बराबर होगा the sine of theta। क्लियर? the side opposite रेशियो लिया हाइपोटेन्यूज से, so it is called the sine of theta. So in short we will write the sine SINE, sine। अब शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, SIN, और ये थीटा जिस एंगल से हम मेजरमेंट करेंगे, इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। So every sine of theta is equal to the opposite upon hypotenuse, but the side opposite depend the position of the theta. Let's suppose this is a triangle ABC. So if we measure the side opposite with angle A, so this is the opposite side. So the length of the opposite is BC. Opposite मतलब जो आमने सामने हो एक दूसरे के, ठीक है ना, opposite हो एक दूसरे के। So ये इस एंगल की साइड opposite है। So it means तो अब मैं एंगल A से मेजरमेंट कर रही हूँ, so it means it is also called the sine of angle A, यानी थीटा A के बराबर है, मुझे A से मेजरमेंट करनी है। So the length of opposite which is equal to BC, and the hypotenuse is the length of hypotenuse is the AB. So if we measure the opposite side with respect to angle B, अब मैं इसके रेफरेंस से मेजर करूंगी अपोजिट साइड, तो अब ये एंगल B के रेफरेंस से ये अपोजिट साइड होगी, एंड दिस इज द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड वो साइड होती है जो थीटा से बिल्कुल टच हो रही है, यानी बराबर में हो। तो ये साइड इससे टच हो रही है, दिस साइड इज द नेक्स्ट टू दिस थीटा, तो इट मीन्स दिस इज द अपोजिट। मुझे अपोजिट, क्योंकि हम साइन कर रहे हैं, साइन रेशियो ही अपोजिट का होता है, तो हमें अभी इसमें एडजेसेंट साइड की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइन ऑफ एंगल बी, एंड द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज CA और AC, कुछ भी हो सकता है, एंड द हाइपोटेन्यूज साइड विल बी सेम AB। क्लियर? So now move the second ratio, ये था मेरे पास sine of theta। Now move the second ratio is second is the adjacent upon hypotenuse equal to cosine of theta. So in short cosine, in short we will write COS
and this is the theta adjacent ADJ and hypotenuse. ठीक है, so if we measure so अब एडजेसेंट साइड देखने, सो इफ वी मेजर द थीटा एंगल ए, अगर मैं एंगल ए से मेजर करूं, सो द एंगल ए के रेफरेंस दिस इज द एडजेसेंट साइड, सी ए इज द एडजेसेंट साइड, बिकॉज क्यों है, क्योंकि दिस साइड इज द नेक्स्ट टू दिस थीटा, सो द एडजेसेंट साइड इसमें सी ए होगी एंड हाइपोटेन्यूज ए बी। इसी तरीके से अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू बी से मेजर करूं, अगर कॉस को बी से मेजर किया जाएगा तो बी सी अब यहाँ पे एडजेसेंट होगी क्योंकि ये इसके नेक्स्ट है, क्लियर, एंड दिस साइड इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज विल बी सेम, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे सेम रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा ए सी अपॉन ए बी, और इसके रेफरेंस से क्या होगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक, सो नाउ मूव द लास्ट रेशियो इज द थर्ड रेशियो, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब हमने क्या करेंगे, अब हम हाइपोटेन्यूज से नहीं लेंगे, अब दोनों का अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो लेंगे जो कि इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड इन शॉर्ट वी विल राइट टी ए एन, टेंजेंट की शॉर्ट कैसे लिखेंगे, टी एन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो द साइड अपोजिट एंड एडजेसेंट डिपेंड करेगा द पोजीशन ऑफ द थीटा। अगर मैं ए के रेफरेंस से थीटा को मेजर कर रही हूँ, सो अपोजिट साइड बी सी अपॉन एडजेसेंट सी ए होगी, ठीक है, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी से करेंगे तो अब एडजेसेंट नहीं होगी, ये अपोजिट होगी, सी ए अपोजिट होगी और बी सी एडजेसेंट होगी। सो साइड अपोजिट और एडजेसेंट टेंजेंट में दोनों साइड्स अपने थीटा पे डिपेंड करेगी, बट कॉस और साइन में हाइपोटेन्यूज साइड हमारे पास सेम थी, बट यहाँ पे अब क्या है अपोजिट और एडजेसेंट, ये दोनों साइड अपने थीटा पे डिपेंड करेंगी। जिस रेफरेंस से इससे करेंगे तो उसके रेफरेंस से अपोजिट और एडजेसेंट देखेंगे, और इसके अगर इससे मेजर करें तो इसके रेफरेंस से। तो ये था एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने, इसके डिटेल भी आप जो है इसकी वीडियो में जाके देख सकते हो, और ये हमारी लास्ट वीडियो क्लास थी, और आई होप कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन चैप्टर को की प्रैक्टिस करोगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियोस में भी जाके अच्छी तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।